हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जो एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज। और प्रत्येक क्वेश्चन का लगभग एक क्वेश्चन का लगभग में 20 से 30 क्वेश्चन बनेगा आज, तो कुछ क्वेश्चन का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आपका, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कालिदास, दादा भाई नौरोजी, अमीर खुसरो, गौतम बुद्ध और ई में एक ऑप्शन और देते हैं नागार्जुन। 5 ऑप्शन है यहाँ, यानी ऑप्शन ए में कालिदास, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में अमीर खुसरो, डी में क्या है गौतम बुद्ध और ई में क्या है नागार्जुन। तो देखिए यानी भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। तो अब देखिए यहां से आपका कालिदास भी है, तो कालिदास को क्या कहा जाता है, इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पूछेगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है आपको कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है आपको, दादा भाई नौरोजी कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का तोता कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं। देखिए भारत का तोता पूछेगा किसे कहा जाता है तो अमीर खुसरो कहा जाता है। ऐसे तोतिये ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तोतिये ए हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं एशिया का ज्योति पुंज। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, तो एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। और नागार्जुन को भी बता ही दिए, इसे क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। भारत का पूछेगा आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, वो आपका नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। अब देखिए यहीं पे पूछेगा आपसे कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता। पूछेगा भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। ये पूछ देगा आपसे भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो चाणक्य को कहा जाता है। इस तरह से और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन पूछेगा भारत का मिसाइल मैन। भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो भारत का मिसाइल मैन कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन। इसे पूछेगा भारत कोकिला किसे कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। पूछेगा भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। फिर पूछेगा आपको, पूछ देगा आपको भारत का, पूछ देगा आपको भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। कमेंट में क्या बताना आप लोग को, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पूछेगा भारत का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं, सॉरी भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। भारत का नेपोलियन की अगर बात करें तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। पूछेगा आपको नेताजी किसे कहा जाता है, तो जानते होंगे आप लोग नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। अब से पूछेगा आपसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो बताइए तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को।
अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। गुरुदेव किसे कहा जाता है बताइए तो? भारत का गुरुदेव किसे कहा जाता है? तो गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गुरुदेव। तो बताइएगा पंजाब एक केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय तो क्या कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अब लोग बताइएगा बिहार केसरी किसे कहते हैं? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया गया था किसने किया था? अशोक किया या अजातशत्रु किया कि उदयन किया कि चंद्रगुप्त मौर्य? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था आपका उदयन। किसने किया था? उदयन किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। पूछेगा कौन सा नदी के संगम पर किया था? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुआ था देख लीजिए, पाटलिपुत्र की जो स्थापना उदय ने किया था वो कौन सा नदी के संगम पर? तो गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा था, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर क्या किया था? ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। कौन कौन नदी था? गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर किसने किया था? उदयन। अब देखिए अशोक, अशोक भी पूछेगा किसकी स्थापना किया था? तो अशोक जो है श्रीनगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? श्रीनगर बसाया था अशोक। पूछेगा श्रीनगर का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ही श्रीनगर का निर्माण कराया था। अशोक पूछेगा कौन सा वंश से थे? तो वंश पूछेगा आपका, तो ये आपका मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। कौन? अशोक। पूछेगा आपसे अशोक के जो मतलब कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो इनके 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग विजय का उल्लेख। किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग विजय का उल्लेख। देखिए यहाँ से अजात शत्रु की भी ऑप्शन है, तो देखो अजात शत्रु के बारे में भी कुछ 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। अजात शत्रु जो है ये कौन सा वंश के थे? तो ये था आपका हर्यक वंश का। कौन सा वंश का था अजात शत्रु? हर्यक वंश का राजा था। अजात शत्रु राजा बनने के लिए क्या किया? अपने पिता यानी इसके पिता का नाम था बिंबिसार। पूछेगा अजात शत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। और इसको हत्या करके क्या करते हैं? ये राजा बन जाते कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ही सर्वप्रथम क्या है यानी महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक हथियार का उपयोग करता है। ये जो सर्वप्रथम जो है ये अपना युद्ध में क्या करता है यानी महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक 2 हथियार का इस्तेमाल करता है। कौन? आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ही एक ऐसा राजा जो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर मतलब क्या करता है? राज्य मतलब हड़प लेता है दूसरे का भी, इस पर ऐसा शासन करता है अजातशत्रु। जो हर्यक वंश है और ये हर्यक वंश को कहा जाता है आपको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पितृहंता वंश? क्योंकि इसमें जितने भी राजा हैं अपने पिता की हत्या करके क्या करते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद देख लीजिए आपका उदयन। उदयन पूछेगा कौन सा वंश से संबंधित है? उदयन भी पूछेगा कौन सा वंश से संबंधित है? तो उदयन भी आपका कौन सा वंश से संबंधित है? ये भी आपका हर्यक वंश से है। कौन सा वंश से? उदयन हर्यक वंश के ही। कोई बता दीजिए तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? कमेंट में बताइएगा आप लोग कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। आपका ऑप्शन है अशोक है, अजातशत्रु है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य है और एक और ऑप्शन है आपका बिंबिसार। यानी चारों में से कौन सा है जो हर्यक वंश के संस्थापक? आप बताइए कमेंट में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? क्या क्वेश्चन आपका? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 58 ईसा पूर्व, 319 ईस्वी, 78 ईस्वी, 622 ईस्वी। कब हुआ था विक्रम संवत की शुरुआत? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था विक्रम संवत की शुरुआत? 58 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। पूछेगा आपको विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा? विक्रम संवत की शुरुआत है। तो देखिए यहाँ पर 359 ईस्वी में क्या हुआ था? इस समय आपका कौन सा संवत की शुरुआत हुआ था? विक्रम संवत तो 58 ईस्वी में हुआ था। 319 में क्या हुआ था? गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था। कौन से संवत की शुरुआत हुआ है? गुप्त संवत। गुप्त संवत की अगर शुरुआत देखा जाए कब हुआ था आपका? 319 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 78 ईस्वी में आपका हुआ था शक संवत की शुरुआत। कौन सा संवत? शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में क्या हुआ है? कौन सा संवत की शुरुआत हुआ था? हिजरी संवत की शुरुआत है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो हिजरी संवत की शुरुआत आपका कब हुआ है? 622 ईस्वी में हुआ है।
शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ? 319 ईस्वी में हुआ है। और 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। आप लोग बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? बताइए कमेंट में, भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय संवत पूछेगा कौन सा है, तो शक संवत है। कौन सा है? शक संवत है। और इसमें पूछेगा कि शक संवत में प्रथम महीना कौन सा होता है? तो प्रथम महीना कौन सा होता है आपका? चैत्र होता है। कौन सा होता है? प्रथम महीना चैत्र होता है। और अंतिम महीना पूछेगा इस संवत का, तो अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम महीना होता है आपका फाल्गुन। कौन सा होता है अंतिम महीना? फाल्गुन होता है। प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय शक संवत है, इसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? भारत सरकार जो है कब अपनाया है इसे? क्या है? भारत सरकार जो है शक संवत को कब अपनाया था, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। जो ये हिजरी संवत है, इसकी शुरुआत कैसे माना जाता है? तो यानी ये किससे संबंधित है? कौन सा धर्म से? हिजरी संवत, तो ये आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है आपका हिजरी संवत। कब शुरुआत हुआ था हिजरी संवत? 622 में। हिजरी संवत कब शुरुआत हुआ था? 622 में। शक संवत कब हुआ शुरुआत? 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में। और विक्रम संवत जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, यानी 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। तो संवत से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 4 संवत को याद रखिएगा। विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत और हिजरी संवत कब शुरुआत हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। शक संवत का प्रथम महीना कौन सा और शक संवत का अंतिम महीना कौन सा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद शक संवत जो है भारतीय सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय संवत जो है कौन सा है? शक संवत। ये कब अपनाया गया था? आप लोग कमेंट बताइएगा कब अपनाया गया था। यानी ऑप्शन भी हम बोल देते हैं। ऑप्शन है आपका 1950 है, 1949 है, 1947 है और 1948 है। ये चारों में से कोई ना कोई एक आंसर है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होगा। तो ये देख लीजिए 1950 है कि 1949 है, 1947 है कि 1948 है। आप लोग क्या करें, कमेंट में बताइएगा कि भारत सरकार के द्वारा शक संवत कब अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक संवत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यानी योग दर्शन के जो है प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपका पतंजलि, मनु, चाणक्य, विशाखदत्त। क्या क्या ऑप्शन है आपका? पतंजलि, मनु, चाणक्य, विशाखदत्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको कौन थे? तो पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी महाभाष्य। पूछेगा महाभाष्य किनकी रचना है? तो महाभाष्य जो है आपका, ये किनकी रचना है? आपका पतंजलि की है। महाभाष्य किनकी रचना है? पतंजलि की है। फिर देखिए मनु, मनु को कहा जाता है विधि निर्माता। विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो विधि निर्माता कहा जाता है आपको मनु को। मनु ही जो है इन्होंने मतलब मनु स्मृति की रचना किए थे। किसकी रचना किए हैं? मनु स्मृति की रचना किए हैं। मनु क्या किए हैं? मनु स्मृति की रचना किए हैं। और मनु स्मृति को कहा जाता है प्रथम विधि ग्रंथ। क्या कहा जाता है? प्रथम विधि ग्रंथ। पूछेगा भारत का प्रथम विधि ग्रंथ कौन सा है? वो कौन सा है? आपका मनु स्मृति है। भारत का प्रथम विधि ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति है। मनु स्मृति में कभी कभी पूछता कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। किसमें? मनु स्मृति में किया गया है। अगला ऑप्शन है आपका चाणक्य। तो चाणक्य के बारे में आप लोग जानते ही करते होंगे। चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली पूछेगा किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जानते होंगे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आपका अर्थशास्त्र। क्या नाम है पुस्तक का? अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। कब लिखा गया था? 4ठी शताब्दी में लिखा गया था। 4th शताब्दी में क्या हो गया? इनकी पुस्तक लिखा गया था चाणक्य का। पूछेगा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। पूछेगा अर्थशास्त्र की भाषा क्या है? तो क्या कह सकते हैं? संस्कृत कह सकते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा क्या है आपका? संस्कृत है। ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे?
तो चाणक्य पूछेगा किसका प्रधानमंत्री थे, तो ये प्रधानमंत्री थे जो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आप लोग बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। कमेंट में आप लोग क्या बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, इनका गुरु कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, ये आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट में बताइएगा जरूर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। अगला आपका टॉपिक था यानी ऑप्शन है आपका विशाख दत्त। तो विशाख दत्त भी लेखक ही हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखे हैं। इनकी पुस्तक की रचना का नाम है, मतलब इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस नाम है। चलिए कुछ पुस्तक की हम देख लेते हैं। जैसे पूछेगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक आपका कल्हन है। कौन है? कल्हन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है आपका? कल्हन है, याद रखिएगा। फिर पूछेगा रघुवंशम के लेखक कौन है, तो रघुवंशम के लेखक आपका कौन है? कालिदास। कौन है? रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। बरबे रामायण के लेखक कौन है? बरबे रामायण, बरबे रामायण के अगर लेखक की बात करेंगे तो बरबे रामायण के लेखक कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास हैं बरबे रामायण के लेखक। बरबे रामायण के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। फिर आपसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है अष्टाध्यायी के लेखक? पाणिनि है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी के बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए गांधी जी की एक पुस्तक है यंग इंडिया, किसने लिखी है? यंग इंडिया किसने लिखे है? तो गांधी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? गांधी जी लिखे हैं यंग इंडिया। कौन लिखे हैं? गांधी। फिर पूछेगा आपको गीतांजलि किनकी पुस्तक है, गीतांजलि जो है किनकी पुस्तक है, तो गीतांजलि किनका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। किनका है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। कौन? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सा है? गीतांजलि आपकी पुस्तक है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछा ही जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।